हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है प्रसन्न प्रकाश और आज की कड़ी में हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। क्लास 11th बायोलॉजी में सबसे पहले मैं आपको सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, उसके बाद डाइवर्सिटी पढ़ाऊंगा, उसके बाद मॉर्फो और एनाटॉमी, और उसके बाद टिश्यू, उसके बाद फिर प्लांट फिजियोलॉजी, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी। इस सीक्वेंस में मेरा जो भी क्लास 11th का टॉपिक रहेगा, हो सकता है 2 वीडियो बने, 3 वीडियो बने, क्योंकि मेरे फ़ोन का जो मेमोरी है वो फुल हो सकता है बीच में। तो इस वजह से शायद ना चाहते हुए भी मुझे 3-4 वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बेसिकली मैंने क्लास 11th और क्लास 12 डॉक्टर ऋषभ चौबे सर से किया था, तो अगर आप उनसे पढ़े हैं या किन्हीं और टीचर से भी पढ़े हैं, तो अगर डॉक्टर ऋषभ चौबे सर से पढ़े तो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि बेसिकली मैं ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे लूँगा। 8 घंटे में या 6 से 8 घंटे में पूरा क्लास 11th बायोलॉजी को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और उसमें सारे निमोनिक्स जो भी डॉक्टर ऋषभ चौबे सर द ग्रेट जो भी बतलाए हैं वो उन्हीं को मैं यहाँ पे रखूँगा और उसको अपने अंदाज में बताने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये होने वाला है डॉक्टर ऋषभ चौबे सर रेप्लिका क्लास 11th। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल बायोलॉजी से। सेल बायोलॉजी सेल बायोलॉजी में 3 चैप्टर है। देखिए, मेरा आवाज़ थोड़ा धीरे हो सकता है क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। अभी कितने मिनट हुए हैं, कितना टाइम वेस्ट किया हूँ मैं आपका? 1 मिनट में आपका टाइम वेस्ट किया हूँ। ठीक है, ये फ्रूटफुल होगा, मैं ये वादा करता हूँ। और स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे। सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे। मेरा हो सकता है आवाज़ थोड़ा लो हो, क्योंकि मुझे लगातार 6 घंटा पढ़ाना है नो ब्रेक के साथ, इस वजह से। सेल बायोलॉजी में सबसे पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को कंप्लीट करेंगे, इससे मान लेते हैं। और उसके बाद सेल साइकिल पढ़ेंगे और उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। इससे 10 से 12 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। इसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे डाइवर्सिटी पे। डाइवर्सिटी इसमें आ जाता है लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले मॉर्फो पढ़ेंगे, सबसे पहले टिश्यू पढ़ेंगे, उसके बाद मॉर्फो पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, बेसिकली एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें भी एंजियोस्पर्म की बात होती है। और एक फैमिली है लिलिएसी, वो मोनोकॉट का है, तो वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, और एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो एडेड टॉपिक है, जो एक्स्ट्रा फैमिलीज है और फ्रॉग है, इस 2 टॉपिक को, एक्स्ट्रा फैमिली, फ्रॉग, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जिनका सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियो बहुत आसान है, इसमें 3 चैप्टर है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद फिर हम लोग ह्यूमन फिजियो स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन फिजियो बताने की जरूरत नहीं है, क्या क्या होता है। डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसके बाद एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। और क्लास 12 जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ेंगे, और इस तरह से ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी तरह से कंबाइनली खत्म हुआ। और ह्यूमन फिजियोलॉजी से 10 से 12 क्वेश्चन आते ही हैं। अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मिला दें तो 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रेश स्टार्ट। बायोलॉजी में आगे नारा लगाते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल बायोलॉजी। ठीक है,
इस ये सीक्वेंस लिख लीजिए, क्योंकि ये जब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं तब तक आपको, जैसे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में मॉर्फो एनाटॉमी नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको प्लांट फ्यूजन नहीं समझ आएगा। उसी तरह से जब तक मैं आपको टिश्यू नहीं पढ़ाऊंगा उस तरह से ह्यूमन फ्यूजन मैं आपको नहीं बता सकता। जिस तरह से एनिमल किंगडम के बहुत सारे फीचर्स हैं वो नहीं बताऊंगा तो फिर ह्यूमन फ्यूजन कैसे बताऊंगा। फिर प्लांट किंगडम में जनरल इंट्रोडक्शन होता है फीचर्स का, सारे जो भी एल्गी, ब्रायो, टेरिडोस, जिम्नो, एंजियो है उनका होता है। फिर उसके बाद इस तरह से हम लोग मॉर्फो पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा समझ आएगा। तो ये मेरा सीक्वेंस रहने वाला है, ठीक है। ये स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल बायोलॉजी से, ठीक है। सबसे पहले बात करें कि सेल को कहने के लिए किन तीन चीजों की जरूरत होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, पर ये तो इसका फीचर है, ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन सेल को सेल कहने के लिए किन तीन चीज को जरूरत होती है। तो कंपोनेंट्स ऑफ सेल बात करते हैं सबसे पहले। कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ सेल, पहला न्यूक्लियस अगर यूकैरियोटिक सेल है तो। उसके बाद साइटोसोल, मैं बात करूंगा साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, अगर मैं आपको प्रोटोप्लास्ट नहीं समझाऊंगा तो क्लास 12th में आपको प्रोटोप्लास्टिक फ्यूजन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कैसे समझा पाऊंगा। तो इस तरह से सीक्वेंस बनाइए, भरोसा रखिए जो भी मैं बात बताऊंगा वो चीज रिलेटेड होगा और कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, ठीक है। साइटोसोल की बात करेंगे और तीसरा चीज होता है उसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द लिविंग कवरिंग ऑफ ऑल लिविंग सेल। मतलब इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो लिविंग कोई भी चीज या कोई भी सेल अगर लिविंग है तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन निश्चित ही होगा, ठीक है। अगर वो डेड हो चुका है तो हो सकता है प्राइमरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ सेल की बात करें तो न्यूक्लियस, साइटोसोल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर बात करते हैं प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस की बात करते हैं, प्लांट वर्सेस एनिमल सेल। एनिमल सेल देखिए, प्लांट सेल की बात करें प्लांट सेल की बात करें तो बाहर सेल वॉल होगा, अंदर सेल मेम्ब्रेन होगा। और अंदर 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सेल इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल। वैक्यूल और ये जो मेम्ब्रेन है ना इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट। जब तक लेबलिंग ना हो डायग्राम में तब तक डायग्राम का कोई मीनिंग नहीं होता है। ये क्या है, ब्लैक ही यूज करना पड़ेगा, सेल वॉल। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द लिविंग कवरिंग ऑफ ऑल लिविंग सेल एंड प्लांट सेल आर लिविंग, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। लेकिन एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं होता है, उसमें डायरेक्ट जो डिलिमिटिंग लेयर होता है, आउटर डिलिमिटिंग लेयर, जो कि स्वान साहब ने भी बताया था, तो आउटर डिलिमिटिंग लेयर जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं वो सिर्फ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रेजेंट सेल वॉल एब्सेंट, वैक्यूल एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड। हाईली रिड्यूस्ड ये एनिमल सेल की बात चल रही है। उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम लोग जानते हैं कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। अब ये भी जान लेते हैं कि हम लोग जानते हैं कि ये रिकैप वीडियो है तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ आता ही होगा। तो मैं बता दूं कि तीन तरह के ऑर्गेनेल होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, समझ जाइएगा इससे, मैं अच्छे से लिखता हूँ। देखिए, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल समझते हैं आप लोग, जस्ट लाइक ऑर्गन।
हमारे बॉडी हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है, जो हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है वो बना होता है ऑर्गन से। ऑर्गन बना होता है, सेल बना होता है, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। इस तरह से कुछ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो जिस तरह से ऑर्गन सिस्टम में मतलब कि हर एक मतलब जो भी फंक्शन होता है, जैसे डाइजेशन हो गया, ठीक है, तो डाइजेशन को कैरी आउट करने के लिए जितने भी ऑर्गन होते हैं, जैसे लिवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ये सारे ऑर्गन यूनाइट होते हैं टू परफॉर्म ए सिंगल टू परफॉर्म वन सिंगल फंक्शन, दैट इज डाइजेशन। तो वहां पे क्या है कि एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, मतलब ऑर्गन हैव स्पेसिफिक शेप एंड परफॉर्मिंग वन फंक्शन, ठीक है। जस्ट लाइक ऑर्गेनल भी लिटिल ऑर्गन ऑफ सेल होता है, ऑर्गेनल हैव स्पेसिफिक शेप एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जस्ट लाइक ऑर्गन, लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, इस सब का क्या है, अपना एक स्पेसिफिक शेप है, साइज है, और वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो सारे कंपोनेंट जो होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं किसको, डाइजेशन को, एक सिंगल चीज को। तो इसलिए तो ये ऑर्गन सिस्टम कहलाता है ना। जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी ग्लैंड्स हो गए, सेक्स ऑर्गन्स हो गए, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हो गया, एसेसरी ग्लैंड्स हो गए, ये सारा जो तीन कंपोनेंट है, एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी डक्ट और एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ये परफॉर्म करता है एक फंक्शन, दैट इज रिप्रोडक्शन। लेकिन सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है, सबका अपना अपना एक ही फंक्शन है। तो इसलिए तो कहा जाता है कि ऑर्गन सिस्टम एनिमल किंगडम जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे एनसीईआरटी में बड़ा प्यारा लिखा है, ऑर्गन हैव एसोसिएटेड टू परफॉर्म फंक्शनल सिस्टम, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे। बायोलॉजी ऐसा थोड़ी है, क्योंकि क्वेश्चन तो ओवरऑल आएगा ना यार। Organ have associated to perform functional system. Each system concerned with a specific physiological function. यही तो मैं बता रहा था। Organ have associated to perform functional system, and each system is concerned with a specific physiological function. अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो रेस्पिरेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो एक्सक्रीशन, इस तरह से। इसलिए तो इसको ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ऑर्गन्स जो होते हैं वो फंक्शनल सिस्टम की तरह एक्ट करता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे डाइजेस्टिव है तो डाइजेशन, ठीक है, उतना बात नहीं करते। तो लेटिन ऑर्गन ऑफ सेल को क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल के पास भी स्पेसिफिक फंक्शन होता है, मतलब स्पेसिफिक फंक्शन होता है, साइज होता है, जस्ट लाइक ऑर्गन। तो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल की बात करें तो इसमें 3 आ जाता है, इसको ऐसे लिख दें, डी डबल डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो इसमें 3 आता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। समझ आइएगा ना, माइटो लिख दे रहा हूं, जैसे मैं जरूर यूज करूंगा, PROK प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, MITO माइटोकॉन्ड्रिया, CHLO क्लोरो, इस तरह से यूज करो, ठीक है। एब्रिविएशन समझ सकते हैं, जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ही दिया गया। तो जो ऑथर साइटेशन था वो भी तो एब्रिविएटेड फॉर्म में ही था, शॉर्ट फॉर्म में, ताकि मतलब ये तो लिखने का तरीका है, लेकिन मैं भी यही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल, मेम्ब्रेनलेस। ये बात बताइए, इसका निमोनिक्स है RCP नॉट आउट, राइबोसोम, सेंट्रोइल समझते हैं ना। सेंट्रोइल का जो अरेंजमेंट होता है वो होता है 9+0, 9 ट्रिपलेट प्लस 0 सिंगलेट। और ये जो सीलिया फ्लैजेला, तो सबसे पहली बात करें, सीलिया फ्लैजेला यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर का, यूकैरियोटिक में पाया जाता है सीलिया और फ्लैजेला। सीलिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। जैसे मोनेरंस में, मोनेरा जो होता है, मोनेरा फंगी जो आर एच विटकर द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, मोनेरा, प्रोटेस्टा फंगी, प्लांटी एनिमेलिया, तो इसमें जो
सीलिया, इसमें मोनेरा में सीलिया नहीं पाया जाता है, फ्लैजेला पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जो होता है वो यूकैरियोटिक फ्लैजेला से डिफरेंट होता है। जैसे अगर बात करें, अगर एस्पेक्ट्स में बात करें, तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जो होता है वो बना होता है बेसल बॉडी हुक और फिलामेंट का, ठीक है, और फिलामेंट का, ठीक है। और सेंट्रॉयल की बात करें तो सेंट्रॉयल भी लिख ही देते हैं 9+0, इसको ट्रिपलेट लिखते हैं, ट्रिपलेट, ऐसे टी लिख देते हैं। जैसे अभी लेक्चर की शुरुआत करें तो चाय पीते हुए शुरुआत मान लेते हैं आप चाय पी रहे हैं, तो 9 ट्रिपलेट प्लस 0 सिंगलेट, ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट होता है। ये बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। ये क्या है? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। मैं बता दूं कि न्यूक्लियोलस का बड़ा मेजर फंक्शन है। मतलब अगर मान लेते हैं कोई सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, अगर कोई सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, इसका मतलब वो रिक्वायर कर रहा है किस चीज को? प्रोटीन को। और प्रोटीन को कौन बनाता है? राइबोसोम। राइबोसोम को कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस जो होता है वो राइबोसोम फैक्ट्री होता है, और राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन फैक्ट्री होता है, ठीक है। और जहां प्रोटीन होगा वहां मोर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल हो गया, ठीक है, ये मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल हो गया। अब जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है ये रिमेनिंग ऑल हो जाता है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मुझे याद आता रहेगा मैं बताते रहूंगा, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड की बात करें तो रिमेनिंग ऑल। अगर आप कहिएगा कि क्रोमैटोफोर जो होता है वो भी तो अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म होता है। देखिए, क्रोमैटोफोर जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया में, जो कि कंटेन करता है पिगमेंट्स। मैं बताऊंगा जब मैं प्रोकैरियोटिक सेल बताऊंगा तब, तो इसको आप समझ सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्रोमैटोफोर्स क्या ऑर्गेनेल है? ये कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसको समराइज करते हैं, जितना भी मैंने लिखा है उसको मैं समराइज करता हूँ, लेकिन उससे पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल को समरी कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल एनिमल में क्या होता है? एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। वैक्यूल हाईली रिड्यूस है या एब्सेंट है? वैक्यूल की बात करें तो ये 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर लिविंग सेल में प्रेजेंट है, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जहां कंफ्यूजन होता है वहां लिखिए, जहां कंफ्यूजन नहीं होता वहां क्यों लिखिएगा, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो यहाँ भी देखिए, प्लांट और एनिमल दोनों यूकैरियोटिक सेल है, तो यहाँ भी जो न्यूक्लियस होगा, अगर मान लेते हैं व्हेन द सेल इज नॉट अबाउट टू डिवाइड, तो जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्रोमेटिन के फॉर्म में होगा, और जब सेल डिवाइड करने के लिए तैयार हो जाएगा तो वही क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेता है। तो मान लेते हैं अभी व्हेन द सेल इज नॉट अबाउट टू डिवाइड, तो वो वाला स्टेट है, तो ये क्या है? क्रोमेटिन, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं। एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऐसे क्रिस्टा होता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स, ठीक है। ये होमोजीनस होता है, होमोजीनस मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है दोस्तों? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया लिखते जाइए, साथ में लिखते जाइए, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और यही इनर मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग्स कर लेता है, जिसको हम लोग क्रेस्टा कहते हैं। क्रेस्टा और सिस्टर्ने में आप लोग डिफरेंस समझिए कि सिस्टर्ने जो होता है वो गोल्गी बॉडी का अपैरेटस है, गोल्गी बॉडी का एक कंपोनेंट है। जैसे गोल्गी बॉडी 3 चीज से बना होता है, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। जिस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल और वेसिकल का बना होता है, उसी तरह से गोल्गी बॉडी भी सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल और वेसिकल का बना होता है। लेकिन वहाँ सिस्टर्ने होता है। सिस्टर्ने का मतलब कहने का मतलब फ्लैट बाउंड स्पेस फिल्ड विथ लिक्विड, मतलब ऐसा फ्लैट बाउंड स्पेस जिसके अंदर लिक्विड भरा हो, उसको हम लोग सिस्टर्ने कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्रिस्टा क्या होता है? इनफोल्डिंग्स होता है, किसका? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है। ये होमोजेनस मैट्रिक्स होता है। और ये जो होता है ना दोस्तों, ये दोनों, इसमें 2 कंपोनेंट होता है, 2 कंपोनेंट हो गया, ये इनर कंपार्टमेंट हो गया, ये इनर कंपार्टमेंट हो गया, ये आउटर कंपार्टमेंट हो गया।
ये दोनों एक्वस होता है, एक्वस। तो मैट्रिक्स को याद रखिए कि होमोजेनस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट हम लोग जानते हैं कि बड़ा होता है, ये भी डबल, देखिए यहाँ लिखा हूं मैं ना, डबल मेम्ब्रेन बाउंड में क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट। और माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, एक दो। न्यूक्लियस भी देखिए एक दो, एक दो। यहाँ क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। अब बात करें इस तरह से, इसमें स्टैक्स होते हैं जिसको थैलेगॉइड्स कहते हैं, और ये कनेक्टेड होता है स्ट्रोमा लेमिला से। जब मैं क्लोरोप्लास्ट बताऊंगा तो इसको मैं डिटेल से बताऊंगा एक बड़े से पिक्चर में, लेकिन मैं यहाँ एनिमल और प्लांट के बीच में डिफरेंस बता रहा हूँ। तो यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट होता है, यहाँ एब्सेंट होता है। यहाँ पे सेंट्रॉइल जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है। सेंट्रॉइल हेल्प्स इन सेल डिवीजन, तो सेंट्रॉइल प्रेजेंट, सेंट्रॉइल एब्सेंट। लेकिन मैं बता दूं कि एल्गी में प्रेजेंट होता है। जैसे प्लांट में बात करें तो पांच ग्रुप है इसका, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। तो एब्सेंट इन हायर प्लांट्स होता ही है, क्योंकि जो सेंट्रॉइल है, ये सेंट्रोजोम है, जो सेंट्रॉइल और सेंट्रोजोम है वो एब्सेंट होता है हायर प्लांट्स में, लेकिन देखा गया कि लो एल्गी में पाया जाता है, ठीक है। तो एक्सेप्शनली आप लोग याद रखिए, बस आपको सेंट्रॉइल याद ऐसे मान लेते हैं कि एब्सेंट ही होता है, ठीक है। और बात करते हैं अब किस चीज का डिफरेंस हो सकता है। इसमें प्लास्टिड होता है, इसमें प्लास्टिड नहीं होता है, क्योंकि हम लोग खाना थोड़ी बनाते दोस्तों। प्लास्टिड होता तो प्लास्टिक में ही तो खाना बनता है ना। जो भी डार्क लाइट डायरेक्शन होता है, जो भी, जैसे मान लेते हैं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट फॉर जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होता है उसको छोड़कर सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि हाइड्रोथर्मल वेंट्स में सन पहुंचता ही नहीं है, तो वहाँ के लिए एनर्जी सोर्स सन नहीं हो सकता है। तो सन से आने वाली जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट, जिसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ प्लास्टिक प्रेजेंट होगा, यहाँ एब्सेंट होगा, इतना ठीक है। माइक्रो बॉडीज जो होता है वो सिंथेसाइज होता है ईआर में, वो एनिमल में भी प्रेजेंट होता है और प्लांट में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल में प्रेजेंट होता है। इतना मैं समराइज करता हूँ, एक स्लाइड बताया मैंने। देखिए सबसे पहले मैंने बात की है एनिमल और प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल मैंने इधर बताया है ना, प्लांट सेल किधर बताया, हाँ यहाँ। तो प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है, यहाँ सेल वॉल एब्सेंट है। ये प्लांट सेल है, मान लेते ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, यहाँ सेल वॉल एब्सेंट होता है। यहाँ प्लास्टिक प्रेजेंट है, यहाँ प्लास्टिक एब्सेंट है। यहाँ पे सेंट्रॉइल एब्सेंट है, यहाँ पे सेंट्रॉइल प्रेजेंट है, लेकिन सेंट्रॉइल लोअर एल्गी में भी पाया जाता है, ठीक है। और वैक्यूल की बात करें तो ये वैक्यूल के बीच में जो वैक्यूल का जो डिफरेंस है वो ये है कि ये प्लांट सेल में 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, जबकि यहाँ पे एब्सेंट होता है या हाईली रिड्यूस होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। और तीन चीज मैंने बताया, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल और मेम्ब्रेनलेस। मेम्ब्रेनलेस की बात करें तो कुछ दिन 2-3 साल पहले तक, मतलब अभी मुझे याद नहीं, मैं मैच नहीं देखता, पर मैं जो भी जीतता है तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन उतना आइडिया नहीं मुझे। तो आरसीबी के पास कोई कप नहीं था, आरसीबी नॉट आउट, मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेनलेस यानी कप लेस, इस तरह से याद रख सकते हैं हम लोग। तो आरसीबी नॉट आउट। राइबोसोम, सेंट्रल बेसल बॉडी, न्यूक्लियोलस। यहाँ याद रखिए कि न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस नहीं है। और डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, क्योंकि जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो डिफरेंस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही तो है। और वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो जब तक मेम्ब्रेन बाउंड होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो तो मेम्ब्रेन बाउंड है ही, तो इसलिए ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में आता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियोलस जो होता है वो मेम्ब्रेनलेस में आता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग, पता नहीं कैसे पढ़ा रहा हूँ मैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक और सीक्वेंस देख लेते हैं।
अब बात करते हैं डिस्कवरीज की, बात करते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाते हैं हम लोग। थोड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। डिस्कवरी, तो जो रॉबर्ट हुक थे, सबको पता है कि रॉबर्ट हुक जो थे वो डिस्कवरी ऑफ डेड सेल की बात, डेड सेल का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। तो डिस्कवरी ऑफ डेड सेल, डेड सेल, थोड़ा फास्ट करते हैं लेक्चर को, रॉबर्ट हुक, नहीं तो 6 घंटा में नहीं हो पाएगा। रॉबर्ट हुक, ठीक है। ओक ऑफ बार्क ट्री में देखा था, बार्क ऑफ ओक ट्री, बार्क ऑफ ओक ट्री। बार्क ऑफ ओक ट्री, ओक समझते हैं आप लोग, देवदार, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, L फॉर लिविंग, L फॉर लुविनहोक, एंटन वॉन लुविन, स्पेलिंग मुझे नहीं पता क्या होता है, लुविनहोक, और प्रोनाउंसिएशन ये शायद यही होगा, और ठीक है। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का श्रेय किनको दिया जाता है? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, तो ये दिया जाता है रॉबर्ट ब्राउन को, रॉबर्ट ब्राउन को, ठीक है। तो ये डिस्कवरी हो गया। अब बात करते हैं कि सेल का जो कंपोनेंट है वो तीन चीज होता है, साइटोसोल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेल थ्योरी क्या होता है। सेल थ्योरी क्या बताता है? तो जब रॉबर्ट हुक ने बताया कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या सॉरी, जो भी डेड सेल है उसका डिस्कवरी कर दिए। लिविंग सेल का डिस्कवरी लेवेनहॉक कर दिया। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन। तो देखिए, ब्राउन में एन आ रहा है और न्यूक्लियस में भी एन आ रहा है, तो ये दोनों मैच हो गया। और लेवेनहॉक में एल आ रहा है और एंटन वॉन लेवेनहॉक में एल आ रहा है, तो ये दोनों मैच हो गया। रॉबर्ट हुक, आपको याद ही रहेगा कि डिस्कवरी ऑफ डेड सेल का श्रेय दिया जाता है इनको, ठीक है। अब बात करते हैं कि व्हाट सेल थ्योरी क्या होता है। सबसे पहले स्लेटन और स्वान, दो साइंटिस्ट थे, स्लेटन और स्वान। स्वान की बात करें तो एक हंस होता है। हंस कैसे बनता है दोस्तों? स्वान की बात करें तो कुछ इस तरह से होता है, जैसे संस्कृत में स्वान को तो कुत्ता कहा जाता है, लेकिन स्वान मतलब हंस भी होता है, शायद, पता नहीं, मुझे नहीं पता, संस्कृत का आइडिया नहीं मुझे, ठीक है। स्लेटन की बात करें तो ये काम किए थे वर्नन प्लांट, और ये बॉटनिस्ट तो थे, बॉटनिस्ट। जबकि स्वान की बात करें तो ये जूलॉजिस्ट थे, लेकिन जूलॉजिस्ट के होते हुए भी ही वर्कड ऑन प्लांट एज वेल एज एनिमल, ठीक है। इनका जो स्टेटमेंट था वो था ये कि ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, इनका स्टेटमेंट था कि ऑल द प्लांट एंड एनिमल आर composed of cell and their product, ठीक है। स्वान की बात करें तो ये जूलॉजिस्ट थे। स्वान मतलब क्या होता है? हंस होता है। और ये जूलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने प्लांट पे भी काम किया था और एनिमल में भी काम किया था। जूलॉजिस्ट के होते हुए भी ये प्लांट पर भी काम किए थे, और उन्होंने बताया था, जाहिर है कि अगर ये प्लांट पे काम कर रहे हैं और एनिमल पे काम कर रहे हैं, तो इन्होंने उसी तरह से बोला कि जितने भी प्लांट होते हैं और जितने भी एनिमल होते हैं वो सेल के बने होते हैं और उनके प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जबकि स्लेटन साहब जो थे वो बॉटनिस्ट थे, तो उन्होंने बॉटनिस्ट थे, तो वो प्लांट पे स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट होते हैं वो सेल के बने होते हैं, और
उनके प्रोडक्ट के बने होते हैं। लेकिन ये सब ये दोनों स्लेटन और स्वान ये नहीं बता पाए कि नए सेल बनते कैसे हैं। तो इसको डीनोवो कहा जाता है। डीनोवो का मतलब होता है बाय देयर ओन, बाय देयर ओन। ठीक है, तो ये था आपको सेल थ्योरी। ये क्या है? सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी 1838 और 1839 की स्टोरी है ये। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर किसी चीज की ड्रॉबैक है, मतलब जैसे मान लेते हैं जो थॉमसन मॉडल था, थॉमसन जो मॉडल था वो बताया कि जो एटम होता है वो तरबूज की तरह होता है, और उसमें जो सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो वो स्टैटिक मॉडल था, फिर वो स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया। अगर मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह से कुछ। तो फिर अल्फा स्कैटरिंग मॉडल में बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएटेड कैसे रह गए? कुछ ही थे, जैसे 1/20,000 अल्फा पार्टिकल जो बाउंस बैक हुए। तो इसलिए पता चला कि जो रिजिड पार्ट है वो न्यूक्लियस है। तो जहाँ ड्रॉबैक होता है वहाँ एक नया इन्वेंशन होता है, वहाँ एक डिस्कवरी। जहाँ ड्रॉबैक होता है वहाँ एक नया इन्वेंशन होता है। तो उसी तरह से जब स्लेटन और स्वान ने बताया कि जो प्लांट होता है वो एनिमल से, प्लांट जो होता है वो सेल से बना होता है, जो प्लांट होता है और एनिमल होता है वो सेल से बना होता है। तो लेकिन ये प्लांट और एनिमल सेल बनते कैसे? तो इसको डिनोवो कहा जाता है। डिनोवो मतलब बाय देयर ओन, मतलब दिव्य शक्तियां हैं जो कि प्लांट और एनिमल सेल को बनाता है। पर ऐसा तो नहीं, हम लोग जानते हैं कि सेल साइकिल होता है, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, तो फिर आए रोल में रोडोल्फ विर्चो प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, रोडोल्फ विर्को भी कहता है कोई। इसका मतलब होता है, इसका स्टेटमेंट है ऑल ऑर्गेनिज्म, और यहाँ ये इसका इनका स्टेटमेंट है ऑल ऑर्गेनिज्म आर, इस दोनों को टुगेदर, सॉरी गलत बता दिया मैंने, इनको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सॉरी। जो स्लेटन और स्वान था इसको टुगेदर फॉर्मुलेट किया गया। इनका जो मतलब वो नजरिया था और इनका जो नजरिया था, उन दोनों को मिलाया और सेल थ्योरी बनाया। और सेल थ्योरी के हिसाब से जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए हैं और उनके प्रोडक्ट से बने हुए हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, प्लांट एंड एनिमल, ऑल ऑर्गेनिज्म। तो सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी में अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स ओनली, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑल प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स ओनली, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर थर्ड स्टेटमेंट, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि यही सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी स्लेटन और स्वान का जो नजरिया था उसको टुगेदर फॉर्मुलेट किया गया और एक नया चीज दुनिया को बताया गया, जिसमें ये बताया गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल के बने होते हैं और उनके प्रोडक्ट के बने होते हैं। लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि नए सेल बनते कैसे हैं। तो इसी को डीनोवो कहा जाता है, एनसीईआरटी में नहीं है, मत ध्यान रखिए, लेकिन बाय देयर ओन कहा जाता है। ठीक है, तो उसी को जवाब देने के लिए आए रोडोल्फ विर्चो। उन्होंने बताया कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और आज तो हम लोग जानते हैं ना, सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल में माइटोसिस मियोसिस होता है, उसी से माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनते हैं, और इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब 2n है तो 2n ही रहेगा। मियोसिस तो जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डिप्लॉइड सेल का। तो उसमें जो मियोसिस होता है तो एक सेल से 4 सेल बनते हैं, और जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। और डीएनए कंटेंट की बात करें अगर इन कंपैरिजन टू G1, बात करते हैं वो 2n2c रूल में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, रोडोल्फ विर्चो की क्या बताया कि ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये था रोडोल्फ विर्चो का स्टेटमेंट। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हो गया सेल थ्योरी, हो गया ये हो गया। हाँ, सेल वॉल इज ए यूनिक फीचर ऑफ प्लांट। ये किसको कहा जाएगा बताइए?
सेल वॉल इज ए यूनिक फीचर ऑफ प्लांट। मैं बता रहा था कि स्वान जूलॉजिस्ट के होते हुए भी प्लांट पर भी काम किया था, और उन्होंने बताया कि प्लांट में जो सेल वॉल होता है ये यूनिक फीचर होता है प्लांट सेल का। और जो आउटर डेलिमिटिंग लेयर होता है, मैं हर चीज़ तो नहीं लिखा सकता ना, अब बच्चे थोड़ी हो। बायो एक ऐसा चीज़ है जिसमें सबको इंटरेस्ट आता है, और इसमें सुनना, लेक्चर को सुना जाता है, एनसीईआरटी को रीड किया जाता है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी मतलब नोट्स का भी अपना इंपॉर्टेंस होता है, पर इस टाइम कौन नोट्स बनाएगा, 2 महीने बचे हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। ठीक है, तो बात करते हैं। हाँ, तो इन्होंने बताया, मैं क्या बोला था, हाँ, सेल वॉल इज ए यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, स्वान साहब को श्रेय दिया जाता है। आउटर डेलिमिटिंग लेयर इन एनिमल सेल दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो भी किसको कहा जाता है, स्वान को कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया ऑर्गेन और ऑर्गेनेल के बीच में डिफरेंस हो गया। अब बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। अब हम लोग सब जानते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो एमबीआई है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। जैसे सबसे पहले ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर उसके बाद बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किनके द्वारा किया गया था, एवरी मैक्लाइड और मैककार्टी के द्वारा किया गया था। उसके बाद हार्शी चेज एक्सपेरिमेंट आया, ठीक है, 1952 में, 1928 में और 1933 में, ठीक है, ठीक है। इस तरह से बात हो रहा था। तो उसमें ये पता चला कि जो डीएनए होता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन हम तो यहाँ बेसिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है ये तो मान लिए, ये तो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट हो गया। लेकिन जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, मटेरियल विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, थ्रू आवर गैमेट्स ऑब्वियसली, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो 3 तरह के ऑर्गेनेल होते हैं, मैंने बता दिया, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेनलेस। सिंगल मेम्ब्रेन जो होता है वो रिमेनिंग वॉल, मेम्ब्रेनलेस की बात करें तो आरसीबी नॉट आउट, रॉयल राइबोसोम, सेंट्रोयल, बेसल बॉडी, न्यूक्लियोलस, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन माउंट की बात करें तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर किसी प्लांट से, ये मिटाते हैं, सेकंड स्लाइड मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। लगता है मुझे ब्लैक मार्कर से ही काम चलाना पड़ेगा। प्लांट सेल माइनस सेल वॉल, इसको हम लोग प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। जब मैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगा, और उसमें जो पोमैटो है वो बना होता है वो, लेकिन उसका कोई खासा एडवांटेज नहीं है पोमैटो का। पोटैटो प्लस टोमेटो इज पोमैटो,
प्रोटोप्लास्ट। अब इसको यहाँ डाल देते हैं, जैसे हम लोग कास्केड सिस्टम पढ़ते हैं तो 12 11 9 10 इनएक्टिव एक्टिव, ऐसे ऐसे एक्टिव से यहाँ गया प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फिर फिब्रिन को फिब्रिन में, और फिब्रिन प्लस प्लेटलेट इज क्लॉट, इस तरह से कैस्केड सिस्टम होता है। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट माइनस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। अब ये यहाँ लाइए, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, और यहाँ पे इसको यहाँ लाइए, और साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल, इसको हम लोग साइटोसोल कहते हैं। यही चीज जो होता है वो किसी चीज को सेल कहने के लिए नेसेसरी होता है, मैंडेटरी होता है, क्या, साइटोसोल और सेल बाउंड्री और तीसरा न्यूक्लियस, ठीक है। तो देखिए बीच में प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म आ रहा है, लास्ट में क्या बचता है, सोल बचता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बाहर से अंदर की तरफ हटाएंगे, तो प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के चारों तरफ क्या है, सेल वॉल है, तो प्लांट सेल माइनस सेल वॉल इज प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट माइनस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल इज साइटोसोल, ठीक है। लास्ट में क्या बचता है, सोल, लास्ट में क्या बचता है, सोल, लास्ट में क्या बचता है, सोल, और बीच में दो चीज जो है वो प्लाज्म है, और सेल विदाउट सेल वॉल इज प्रोटोप्लास्ट, सब जानते हैं, ठीक है। और इसी प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन किया जाता है पोमैटो बनाने के लिए, जो कि बायोटेक में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि परमेबिलिटी क्या होता है। जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज इम्परमिएबल है, परमिएबल है, सेमी परमिएबल है, सेलेक्टिव परमिएबल है, तो इन चीजों का क्या मतलब है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग यही कॉन्सेप्ट पढ़ना, ठीक है। इतना याद हो गया, सेल विदाउट सेल वॉल इज प्रोटोप्लास्ट, इतना याद रखिए, बाकी नहीं यूज पड़ेगा। मार्कर को क्या हो गया, लेक्चर चल रहा ना, हाँ मिटाते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं हम लोग, थोड़ा फास्ट में स्टडी करते हैं। कितना घंटा हो गया है, लगभग 43 मिनट हुए हैं और हम लोग अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं यार। कैसे कंप्लीट होगा यार, कैसे 8 घंटा में कंप्लीट करा देते हैं पूरा यूनिट 11th का यार। मान लेते हैं ये कोई मेम्ब्रेन है, बाउंड्री है, तो कोई चीज परमिएबल है, इसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूटवा जो होता है उसको बी से डिनोट करते हैं, और सॉल्वेंटवा जो होता है उसको ए से डिनोट करते हैं, और सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों पास हो जाता है तो इसको परमिएबल कहते हैं, परमिएबल। जबकि बात करें